बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके मैथ्स के बोर्ड के पेपर के हवाले से वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे। और मैं मुकम्मल ऑथेंटिसिटी से कहता हूं कि जो बच्चा मेरे बताए गए एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से याद कर लेगा, उसके बोर्ड के मैथ्स के पेपर में एमसीक्यूज वाले पोर्शन में पूरे 15 में से 15 मार्क्स आएंगे। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सब बच्चे गौर से देखें कि पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि पाई एंड ई आर, और ऑप्शन आपके पास है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स या इररेशनल नंबर्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इररेशनल नंबर, ये आपका दुरुस्त आंसर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाई और ई इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप दुरुस्त कर लें। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, और ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहां गौर से सुन लें कि आप सब भी जानते हैं कि आपकी मैथ्स की बुक में काफ़ी ज़्यादा गलतियां मौजूद हैं, लिहाजा बहुत सी मैथ की किताबों के अंदर इस एमसीक्यू के ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को दुरुस्त कहा गया है, जबकि वो आपका गलत ऑप्शन है। आप सब अपनी किताब के चैप्टर नंबर 1 में जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं उनके अंदर अगर गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स आपका एक्स के बराबर ही जवाब दे रहा होता है। लिहाजा ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है और इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद तीसरे नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इक्वल टू 64, देन एक्स इक्वल टू डैश, और ऑप्शन आपके पास है 3/2, 3/4, 5/6 या 2/3। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 3/2 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का जवाब आपके पास आएगा 3/2। लेकिन दोबारा सुन लें कि दोबारा से मैंने देखा है कि कई किताबों पे इसका ऑप्शन नंबर 3/4 यानी कि बी ऑप्शन दुरुस्त करार दिया गया है, जबकि 3/4 इसका गलत आंसर है। आपका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो 3/2 ही है, इसको आपने निशान लगा लेना है और इसी को आपने पेपर में टिक करके आना है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू डैश, और ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर रूट 102, 9 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 या 8 स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों ये एमसीक्यू जो है इसको आपने सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहूलत होगी, क्योंकि आप सब बच्चे बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर और लॉगरिथम की टेबल बुक साथ लेकर जाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर इसका जवाब निकाल के देगा और इसका जवाब आएगा आपके पास 8 स्क्वायर रूट 3। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे पांचवें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास। इसका जो जवाब है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आपके पास एक रैशनल नंबर आएगा। और अगर आप सॉल्व ना भी करें तो दोनों ब्रैकेट्स को जब आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो इसका जवाब भी आपके पास रैशनल नंबर ही कैलकुलेटर देगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी जो है रैशनल नंबर, इसको आप दुरुस्त कर लें, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद छठे नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, और ऑप्शन आपके पास है 2, 10, 5 या ई। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 10 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो आपके पास 10 होती है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद सातवें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है log 100 इज इक्वल टू डैश, और ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 10 या 1। तो बच्चों इस चीज़ को भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। आपने जस्ट कैलकुलेटर में log 100 पुट करना है तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली इसका जवाब दे देगा और इसका जवाब है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर पे इसको पुट करें और इसका कैलकुलेटर इसका जवाब निकाल देगा। इसके बाद आठवें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कि स्क्वायर रूट 7 इज, और ऑप्शन आपके पास है इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर या नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों ये स्क्वायर रूट 7 जो है, अब 7 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जब एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका जवाब हमेशा इररेशनल नंबर होता है। लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इररेशनल नंबर, इसको निशान लगा लें, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 9वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि log 0 इक्वल टू डैश, इसको भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कैलकुलेटर पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर इसका जवाब देगा मैथ्स एरर। ओके, तो मैथ्स एरर जवाब आने की बुनियाद पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो डी यानी कि अनडिफाइन है, क्योंकि log 0 का जवाब हमेशा अनडिफाइन होता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी को आप निशान लगा लें। बहुत से बच्चे इसको जीरो करके आते हैं, वो समझते हैं कि जीरो को जब log से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि log एक ऑपरेटर है, वो कोई नंबर नहीं है। तो log 0 का जवाब आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 10वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, और ऑप्शन आपके पास है 2, 10, 5 या ई। तो बच्चों नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो आपके पास ई होती है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी निशान लगा लें। और यहाँ पर सुन लें कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर
कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का जो डिफरेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ये आपके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लिहाजा आगे चलते हैं। आगे 11वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि log 10,000 इक्वल टू डैश। इस एमसीक्यू को भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आपके पास जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। इसके बाद आगे 12वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पी ऑफ ए इज, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए आपके पास एम्प्टी सेट है तो आप बताएं कि ए का पावर सेट क्या होगा, और ऑप्शन आपके पास है एम्प्टी सेट ही रहेगा, क्या वो 1 हो जाएगा, क्या वो सी ऑप्शन होगा, या क्या वो डी ऑप्शन एम्प्टी सेट ही रहेगा। तो देखो बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पावर सेट निकालते वक्त हम अपने आंसर के शुरू और आखिर पे दोबारा से करली ब्रैकेट लगाते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि इसमें शुरू और आखिर पे भी करली ब्रैकेट लगी हुई है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी को आप दुरुस्त कर लें। इसके बाद बी वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है इफ एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, कोमा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 30 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, और ऑप्शन आपके पास है 23, 15, 9 या 40। तो बच्चों, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से ये सवाल हल होगा। तो उस फॉर्मूले को जब आप यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे 14 एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है इन सेट्स द सिंबल मीन्स एंड इज, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जो सिंबल होता है सेट्स के अंदर एंड वाला, वो सिंबल कौन सा होता है। तो बच्चों, ऑप्शन जो आपके पास है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो तो और का सिंबल होता है, बी वाला ऑप्शन जो होता है वो देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, सी वाला ऑप्शन जो है ये असल में एंड का सिंबल होता है, और डी वाला ऑप्शन बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो हम बात कर चुके हैं कि सी ऑप्शन एंड का सिंबल होता है, लिहाजा इसको निशान लगा लें, ये आपका सी ऑप्शन दुरुस्त है। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद 15वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। तो 15th एमसीक्यू आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज। तो बच्चों, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन 6-7 से तो पढ़ते आ ही रहे हैं कि ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये दुरुस्त है। और आप सब सुन लें कि ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये आपका दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, क्योंकि 2 डी मॉर्गन्स लॉ है ना, तो यहाँ पर एक यहाँ पर आया हुआ है, दूसरा वाला भी आपको आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका डी ऑप्शन आप निशान लगा लें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आगे 16वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। देखिए बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये एक साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन यानी कि 5,20,000, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बहरहाल इसके आगे 17वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज, और इस एमसीक्यू में आपने इस ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप सब बच्चों को ये तो चीज़ें करनी आती हैं, लिहाजा मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन एग्जैक्ट फॉर्म है, लिहाजा इसको निशान लगा लें। इसके बाद आगे 18वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। ये आपको कहता है जी कि कन्वर्ट ए की पावर बी इज इक्वल टू सी इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, इसको भी आप सब करना जानते हैं, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, यानी कि log c विद बेस a इक्वल टू बी, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे कहता है जी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इज रिप्रेजेंटेड बाय, और ऑप्शन आपके पास है a डैश, एन ऑफ a की पावर c, या बोथ a एंड c आर करेक्ट। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर a और c ये दोनों तरीके जो होते हैं ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a को लिखने के तरीके होते हैं, लिहाजा डी ऑप्शन जो है कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लिहाजा इसको आप छोड़िएगा मत। इसके आगे 20वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। ये आपको कहता है जी कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी है आपके पास, और इसके जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, या एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त ऑप्शन है कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप निशान लगा लें, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 21वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड डैश, और ऑप्शन आपके पास है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, या नन ऑफ देम। तो बच्चों, गौर से सुन लें कि किसी भी इक्वेशन में जब x की हाईएस्ट पावर आपको 2 दी जाती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बी आप दुरुस्त कर लें। इसके अलावा यहाँ सुन लें कि अगर किसी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और अगर किसी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, लिहाजा इस चीज़ को भी आप गौर से देखिएगा और ज़हन में रखिएगा। ओके, इसके बाद 22वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है द एलसीएम ऑफ 16x² 4x एंड 30xy इज, यानी कि आपने इन तीनों नंबरों का एलसीएम मालूम करना है।
तो जब आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 240 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 इंटू वाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। तो हम इसके बाद 23वें एमसीक्यू की बात करते हैं। ये आपको कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पोलिनोमियल्स। देखिए बच्चों, आपसे ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और ये फॉर्मूला जो है ये बराबर होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ये चौथे चैप्टर में आपका मौजूद है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी ज्यादा सवाल भी हल होंगे और ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद आगे 24वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज, और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ए की पावर 3 बी की पावर 3, ए मल्टीप्लाई बी की पावर 2, ए की पावर 4 बी की पावर 5 या ए की पावर 2 बी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ए मल्टीप्लाई बी की पावर 2 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी की पावर 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब आएगा, लिहाजा इसको बी ऑप्शन को निशान लगा लें। इसके बाद आगे कहता है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक फंक्शन कहलाता है, लिहाजा यहाँ पे कहता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो बेसिकली वो 3 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको निशान लगा लें, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आपके पेपर में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, इसको आपने जहन में नशीन कर लेना है। इसके आगे 26वें एमसीक्यू में आपसे कहता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज। तो देखिए बच्चों, बेसिकली ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और अगर हम इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ 12 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो जब 12 कॉमन लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 12 ब्रैकेट x + 3 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन निकल आएगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए को आप दुरुस्त कर लें, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद आगे 27वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू डैश, और ऑप्शन आपके पास है लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन या टू हाफ प्लेन। तो बच्चों एक वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपके प्लेन को टू हाफ प्लेन में डिवाइड कर देती है, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी जो है टू हाफ प्लेन ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 28वें एमसीक्यू में आपसे कहता है कि 3x + 4 लेस देन 0 इज, और आपसे कह रहा है कि ये जो आपको लिखा हुआ दिया है ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है, ये आइडेंटिटी है। तो बच्चों गौर से सुन लें कि जिस किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल आएगा तो वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी, और जिस किसी एक्सप्रेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल आएंगे वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। लिहाजा इस 28वें एमसीक्यू में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इनइक्वालिटी, बेसिकली ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप दुरुस्त कर लें, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसके आगे 29वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 10 इज, और ऑप्शन आपके पास है 0, 50, 4 या -4। तो बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है क्योंकि इसमें इक्वल आ रहा है और आपने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। तो जब आप इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 30वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन इज। अभी मैंने आपको बताया कि जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल आ रहा होगा वही आपके पास इक्वेशन होगी, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी और डी ये दो ऑप्शंस हैं जिसमें इक्वल आ रहा है। पहली दोनों ऑप्शंस में तो आपके पास लेस देन और इक्वल टू के सिंबल है ना, लिहाजा वो तो ऑप्शन बेसिकली गलत हो गए, लेकिन सी और डी में आपके पास इक्वल का निशान आ रहा है। अब अगर डी वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के लिए वेरिएबल्स और नंबर्स का होना लाजमी है, तो लिहाजा डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है यही बचेगा। तो सी ऑप्शन जो है 2x + 1 = 1 यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, इसको आप निशान लगा लें। सी ऑप्शन जो है ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको निशान लगा लें। इसके बाद 31वें नंबर के ऊपर चलते हैं। ये आपको कहता है कि द फैक्टर्स ऑफ 4x² - 12x + 9 आर, और ऑप्शन आपके पास है 2x + 3 का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2x - 3 का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2x - 3 × 2x + 3 और चौथा ऑप्शन है 2x + 3x ब्रैकेट 2x - 3x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब आप फैक्टराइज करवाएंगे यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए जब आप इसको फैक्टराइज करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये इसका दुरुस्त आंसर है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 32वें नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि 0,0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, और नीचे आपको 4 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अब बच्चों यहाँ पर गौर से सुन लें, यानी कि आपने करना ये है कि आपने हर इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 पुट करना है और देखना है कि कौन सी इनइक्वालिटी आपको दुरुस्त जवाब देती है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सारी चारों जो इनइक्वालिटी हैं यहाँ पर 0 पुट करने से हमें गलत जवाब देंगी। इसका मतलब है कि ये वो एमसीक्यू है जिसमें चारों ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। तो अगर आपके बोर्ड में भी इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि उसमें चारों ऑप्शन आपके गलत हों तो आपने उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को मार्क लाजमी करना है, क्योंकि बोर्ड का ये सिनेरियो होता है कि अगर कोई गलती निकल आए क्वेश्चन के अंदर
तो जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसी को उसके मार्क्स मिलेंगे, और जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसको उसके मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। अब वैसे तो ये वाला एमसीक्यू आपकी बुक के पेज नंबर 96 के ऊपर ही गलत दिया हुआ है, लेकिन अगर बिलफर्ज यही एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए तो आप बच्चों ने किसी भी ऑप्शन को मार्क कर देना है, क्योंकि जब आप किसी ऑप्शन को मार्क करेंगे तभी आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे 33वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है जी कि एक्यूट एंगल इज बिटवीन, और ऑप्शन आपके पास जो है इनमें जो ए ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है ये आपका 0 और 90 के दरमियान लाया कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आप दुरुस्त कर लें, ये आपका एक्यूरेट ऑप्शन है। इसके बाद 34वें एमसीक्यू में आपसे कहता है कि 292.5 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियंस, यानी कि आपने इस डिग्री वाले नंबर को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब आप इस गिवन नंबर को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1.625 पाई। तो लिहाजा डी ऑप्शन को आप दुरुस्त कर लें। इसके बाद आगे 35वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि साइन 60 इज इक्वल टू डैश, और ऑप्शन आपके पास है 1, 1/2, स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 या स्क्वायर रूट 3/2। तो बच्चों इसको भी आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं, आपको टेबल शेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 60 पुट करें और उसका आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 36वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू डैश। अब देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये जो आपके पास है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह आपको 100 पाई दिया हुआ है। तो ऑप्शंस जो होंगे वही रहेंगे कि 1, 2, 3 या 4। तो बेसिकली थीटा की जगह 100 पाई आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये हमेशा 1 के बराबर ही रहेगी। लिहाजा कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई ये 1 के बराबर ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे कहता है कि 1 डिग्री इक्वल टू डैश। तो ऑप्शन आपके पास है 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स, 3600 मिनट्स या 3600 सेकेंड्स। तो बच्चों 1 डिग्री जो होती है ये 3600 सेकेंड्स के बराबर होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके पास। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी को आप दुरुस्त कर लें, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आए। इसके बाद 38 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, और ऑप्शन आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, 1, कोस स्क्वायर थीटा या कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से ही है, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 1 यही इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको भी आप निशान लगा लें। इसके बाद 39 वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है कि द ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर, और ऑप्शन आपके पास है इक्वल, 0, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर या ऑलवेज अनडिफाइंड। तो बच्चों ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस जो होती हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं, इसको आप निशान लगा लें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि M1 और M2 जो होते हैं स्लोप्स के वो बराबर होते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इक्वल जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं। 40 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज, यानी कि आपसे कहता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म है वो कौन सी है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। अब बेसिकली ये आपको बुक में mx प्लस सी के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन प्लस में आपको पता है कि नंबर पहले हो जाए या बाद में आ जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 41 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p ब्रैकेट 1,2 एंड q ब्रैकेट 4,6 इज, यानी कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप इन P और Q वाले पॉइंट्स पर लगाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका दुरुस्त आंसर है। इसके बाद आगे 42 वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2, 4 एंड 6, -2 इज। अब यहाँ पर आपने बच्चों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,1 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 43वें एमसीक्यू में आपसे कहता है इफ 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, और ऑप्शन आपके पास है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल या देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 44 वाले एमसीक्यू में कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सिमिलर सॉलिड्स इज 125 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स इज, और ऑप्शन आपके पास है 3:5, 5:3, 25:9 या 9:25। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 5:3 ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद 45वें एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन इज, और ऑप्शन आपके पास है इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स।
तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और चौथा ऑप्शन है इक्वल टू द सम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 46वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 5 ओपन्स, और इसके ऑप्शन हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज या नन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है डाउनवर्ड, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर के साथ माइनस लगा होता है तो उसका ग्राफ जो बनता है वो आपका पैराबोला बनता है, और वो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। ठीक है, बहरहाल इसके आगे 47 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। लिहाजा इसको जब आप अपनी गिवन इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो m जो होती है वो स्लोप होती है, तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 48 नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है कि द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 इज, और ऑप्शन आपके पास है -2, 2, -1 या 1। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 49 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि y इज इक्वल टू माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज डैश फंक्शन, और ऑप्शन आपके पास है एक्सपोनेंशियल, क्यूबिक, लीनियर या रेसिप्रोकल। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि ये पावर इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो जिस किसी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो आपका क्यूबिक फंक्शन होता है, लिहाजा ये आपके पास बी ऑप्शन जो है क्यूबिक, इसको निशान लगा लें, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे 50वें एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, और ऑप्शन आपके पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि जिस किसी ट्रायंगल में उसकी तीनों साइड्स की डिफरेंट लेंथ्स होती हैं तो वो ट्रायंगल आपका स्केलन ट्रायंगल कहलाता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी को आप दुरुस्त कर लें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी सुन लें कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई सी दो साइड्स बराबर हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, और इसके अलावा अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर बराबर होंगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को भी आपने जहन में रखना है। इसके आगे 51 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डैश, और ऑप्शन आपके पास है कैन बी आइसोसेलेस, कैन बी राइट एंगल्ड, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड या हैज ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, आप गौर कीजिएगा कि जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो उसी ट्रायंगल में दो साइड्स भी तो बराबर होंगी, तो इसका मतलब है कि जिस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है कि वो तो आइसोसेलेस होता है। इससे ये पता चला कि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, लेकिन हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कैन बी आइसोसेलेस, इसको आप दुरुस्त कर लें, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसके आगे 52 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट, और ऑप्शन आपके पास है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स। तो इसका आंसर जो है वो आपका 1 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त आंसर है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 53 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज डैश, और ऑप्शन आपके पास है इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल, एक्यूट एंगल्ड या राइट एंगल। तो बच्चों आपके ट्रायंगल में जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री से छोटा निकलता है तो उसको हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल्ड कहते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है ऑब्ट्यूज एंगल, इसको निशान लगा लें। इसके बाद आगे 54 वाले एमसीक्यू में कहता है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज डैश। देखो बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसमें कहता है कि आपके पास ऐसी डायग्राम जिसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहे, तो ये कहलाता है सर्कल। क्योंकि सर्कल में क्या होता है, सर्कल के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और उसकी सेंट्रल पॉइंट से जो सरकमफेरेंस होता है, जो बाउंड्री होती है, उस तक का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, और उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सर्कल को आप यहाँ पर दुरुस्त कर लें। इसके बाद आगे 55 नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, और ऑप्शन आपके पास है कॉन्टिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है डिस्क्रीट डाटा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। और यहाँ पर सुन लें कि आपके पेपर में कॉन्टिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा का डिफरेंस भी एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लिहाजा इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद 56 नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि मिड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज डैश, और ऑप्शन आपके पास है मीन, मीडियन, क्लास लिमिट या क्लास मार्क। तो बच्चों मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी को आप दुरुस्त कर लें, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद आगे 57 नंबर वाले एमसीक्यू में आपके पास कहता है
कि इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। आपसे कहता है कि ये आपको डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के जो मीन है वो 7.5 है, तो आपसे कहता है आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास इसका दुरुस्त जवाब जो आएगा वो है 8.5 यानी कि सी ऑप्शन। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी 8.5। इसके बाद आगे 58 वाले एमसीक्यू में कहता है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। आपको डाटा दिया हुआ है, आपने यहाँ से मोड मालूम करना है। अब देखिए बच्चों मोड क्या होता है, तो मोड का मतलब है कि जो आपको जो डाटा गिवन दिया हुआ है उस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है वो आपका मोड होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर तो कोई वैल्यू ज्यादा रिपीट ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इस डाटा में मोड मौजूद ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नो मोड, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 59 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। आपने इस गिवन डाटा का मीडियन मालूम करना है। अब यहाँ बच्चे कान खोल के मेरी बात सुन लो कि जब भी आपने मीडियन मालूम करना होगा तो आपने अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाजमी अरेंज करना है। अगर आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तो आपका जो मीडियन है वो हमेशा गलत निकलेगा, चाहे आपका फॉर्मूला दुरुस्त ही क्यों ना हो, आपका मीडियन हमेशा गलत निकलेगा। इसीलिए आपने सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद मीडियन निकालना है। तो बच्चों इसका मीडियन जो है वो आपके पास आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 124, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 60वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द डाटा सेट, और ऑप्शन आपके पास है क्लास बाउंड्री, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मिडल और सेंट्रल वैल्यू या फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मिडल और सेंट्रल वैल्यू, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद आगे 61 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन डाटा इज कॉल्ड, और ऑप्शन आपके पास है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट या बाउंड्रीज। तो बच्चों डाटा के अंदर जो आपके पास नंबर्स अकर हो रहे होते हैं उसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसको छोटे यानी कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। तो हम इसके बाद आगे 62 वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे कहता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डैश, यानी कि आपसे कहता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी और नॉट प्रोबेबिलिटी को जब हम प्लस करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 के साइड ब्लॉक का एमसीक्यू और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास। देखो जब आप किसी भी प्रोबेबिलिटी को और नॉट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को प्लस करेंगे तो इसका जवाब हमेशा 1 आएगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी को आप दुरुस्त कर लें 1, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 63 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, और ऑप्शन आपके पास है इवेंट, एक्सपेरिमेंट, सैंपल पॉइंट या आउटकम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सैंपल पॉइंट, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 64 नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइज व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, और ऑप्शन आपके पास है 1/6, 1/3, 5/6 या 1/36। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 1/36, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 65 नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज नोन एज डैश, और ऑप्शन आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री या सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे एमसीक्यू नंबर 66 के ऊपर चलें। इसमें आपसे कहता है कि इन सेट्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका किसकी बराबर होता है। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने यू में से ए को माइनस करना होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को माइनस करवा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यू माइनस ए, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। लिहाजा इसके बाद आगे 67 वाले एमसीक्यू में कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो बच्चों ये अलजबरिक आइडेंटिटी है और आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन 6-7 से तो पढ़ते आ ही रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है ए की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 68 वाले एमसीक्यू में आपसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू डैश, यानी कि आपसे कहता है कि लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या होगा, यानी कि ये लॉ किसके बराबर होगा। तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास किसी भी दो नंबर्स की बेसिस सेम होती हैं और वो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, लिहाजा यह बनेगा आपके पास ए की पावर m प्लस n। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ए की पावर m प्लस n, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे आपके पास 69 वाले एमसीक्यू में कहता है कि लॉगरिथम इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, और ऑप्शन आपके पास है अरेबिक, इंग्लिश, ग्रीक या लैटिन। तो बच्चों लॉगरिथम जो है वो ग्रीक जुबान के लफ्ज से निकला है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रीक, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। और लास्ट पे आपके पास 70 नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि लॉग ऑफ ए विद बेस ए इक्वल टू डैश। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.4 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट हो चुकी है, लेकिन इस एमसीक्यू को प्री बोर्ड एग्जाम्स में शामिल किया गया था, लिहाजा मैंने भी इस एमसीक्यू को आपके पास इंपॉर्टेंट रखा है। देखिए बच्चों ये आपके पास बेसिकली इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि इसको कहते हैं चेंज इन बेस रूल।
तो जब आप यहाँ पर log a विद बेस a पर चेंज इन बेस रूल अप्लाई करवाते हैं तो log a और log a आपस में कट जाते हैं और इसका जवाब आपके पास 1 आता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है इसको आप निशान लगा लें, ये आपके पास इसका आंसर है 1। तो ये वो 70 एमसीक्यूज हैं जिसके बारे में मुकम्मल ऑथेंटिसिटी से मैं आपको बता रहा हूं कि इन 70 एमसीक्यूज के अंदर से आपके पास आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज जो होंगे वो शामिल किए जाएंगे। तो जो बच्चा इन 70 एमसीक्यूज को पानी की तरह रट लेगा तो उसके बोर्ड के मैथ्स के पेपर के एमसीक्यूज वाले पोर्शन में पूरे 15 में से 15 मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बहरहाल आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर पेपर में बेहतरीन नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप सब भी कमेंट्स में आमीन लिखें और इस दुआ खैर का हिस्सा बने और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो जिसमें आगे आने वाले पेपर्स के अकॉर्डिंग गेस्ट पेपर मौजूद है वो आप सब तक बआसानी और जल्दी पहुंचे। अब आप सब बच्चे अच्छी तैयारी करें।